जैन साथियों, आज हम आप लोग को बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए हम क्लास 6 to 8 और क्लास 9 to 10 के लिए आपका साइंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम हल करेंगे। आप देखेंगे कि इस बार का जो पेपर हुआ था 9 to 10 में आपका साइंस का, उसमें आप देखेंगे कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसीलिए आपको हम आज न्यूमेरिकल का एक आपका वीडियो लेकर आए हैं और इसमें आपको 30 से 35 क्वेश्चन होगा जिसे हम आज हल करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपका एग्जाम में महत्वपूर्ण है और आपको हम विभिन्न यानी डिफरेंट टॉपिक से आपको क्वेश्चन को लिए हैं। तो देखिए, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आपको यदि पहले से फिजिक्स का या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता था, फिर भी आज आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि आपको पूरे हम बेसिक से समझाएंगे और कम से कम आप फार्मूला जो बताएंगे इस फार्मूला को आप याद करते जाएंगे। नहीं होगा तो आप कॉपी में से लिख लीजिएगा, ठीक है। जितने भी फार्मूला बताएंगे आप क्वेश्चन में, इस सभी फार्मूला को आप कॉपी में लिख लीजिएगा। आपके एग्जाम से पहले यानी इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम फिलहाल ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि दो प्रतिरोध 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो कह रहा सर्किट में विद्युत धारा होगी। देखिए, आपका दो प्रतिरोध है, एक है आपका 10 ओम का और दूसरा आपका है 20 ओम का, और इसे यानी सीरीज में एक बैटरी से यानी बैटरी से जोड़ा है 6 वोल्ट बैटरी से, ठीक है। 6 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो यदि आप ये दोनों सीरीज में है तो आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। आपको पता होगा कि सीरीज में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी आर इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा R1 प्लस R2 आ जाएंगे। तो यहाँ से हम आपका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, यहाँ से आपका आर आ जाएगा फाइनली 10 ओम प्लस 20 ओम, यानी आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30 ओम आ जाएगा, ठीक है। आर आ गया 30 ओम और आपका बैटरी का वोल्टेज दिया कितना 6 वोल्ट दिया है, तो हम आई आराम से निकाल सकते हैं। आप जानते होंगे कि V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर। यहाँ से आपका आई बराबर आ जाएगा V बटे आर आ जाएगा। V आपका यहाँ पर 6 है और आर आया था भाई, आर आपका आ गया था 30, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 आपका आ जाएगा 2 बटे 10, ये आपका आ जाएगा 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ से आप दो फार्मूला याद रखेंगे, एक V बराबर आई आर, एक फार्मूला इसे याद रखेंगे, और दूसरा यहाँ से आप आई निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा V बटे आर, इसे ध्यान रखेंगे। और तीसरा भी यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, आर बराबर V बटे आई, ठीक है। इस तीनों फार्मूला का आप याद रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको याद रखिए, इसी से आपका ये दोनों बन जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरा करता है तो तरंग की आवृत्ति होगी। अब देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2.5 सेकंड में यानी 2.5 सेकंड में यह 40 बार कंपन करता है, 2.5 सेकंड में 40 बार कंपन करता है, तो कह रहा है इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखिए, आप लोग यदि फ्रीक्वेंसी जानते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। देखिए, फ्रीक्वेंसी होता है कि पर सेकंड में कितने बार कंपन करता है, यानी 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करेगा वही इसका फ्रीक्वेंसी होगा। तो हम इसे एक एक नियम से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, आपका यहाँ दिया है कि 2.5 सेकंड में वो 40 बार कंपन करते हैं, तो 1 सेकंड में कितना बार करेगा, तो क्या होगा 40 बटे 2.5 हो जाएंगे, यही तो आपका फ्रीक्वेंसी आएगा। तो जो 1 सेकंड में जितने बार कंपन होता है वही आपका फ्रीक्वेंसी होता है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, इसे पॉइंट करेंगे तो आपका यहाँ 0 जाएगा, और आपका देखिए 25 से इसमें भाग देंगे तो 25 चौका 100 होता है, 4 चौक 16, ये आपका जगह 16 आ जाएगा, ठीक है। आप 400 में भाग देंगे 25 से तो ये आपका आएगा 16, तो 16 हर्ट्ज हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाएगा कितना, 16 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है, 16 हर्ट्ज आ जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी होता है आपका कि यानी कंपन पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में जितने बार कंपन होगा वही इसका फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक है। यहाँ आप एक फार्मूला याद रखिएगा, आपको आगे काम आएगा, V बराबर एफ लेमडा, V बराबर
एफ लैम्डा, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कह रहा है कि 240 वोल्टेज और 0.2 एम्पियर धारा वाले विद्युत बल्ब का पावर होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए आपको क्या दिया है, वोल्टेज दिया है और आपका करंट दिया है, तो कह रहा पावर क्या होगा। देखिए पावर का आपका 3 फार्मूला होता है, ठीक है। एक होता है आपका पावर P बराबर V² होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। और दूसरा होता है आपका P बराबर I² R होता है, ये दूसरा फार्मूला होता है। और एक होता है आपका P बराबर V/I होता है, ठीक है, V/I होता है। अब देखिए इस तीनों फार्मूला का अलग अलग यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर हम किस फार्मूला को यूज करेंगे, तो ये आपको ध्यान देना होगा कि आखिर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। तो क्वेश्चन दिया आपको वोल्टेज दिया है और करंट दिया है, तो आप देख लीजिए किस फार्मूला में वोल्टेज और करंट का यूज किया है। तो आप इस फार्मूला देख सकते हैं तीसरा में कि V/I है, यानी इसमें वोल्टेज और करंट दिया है, तो यहाँ से हम आराम से हम पावर निकाल सकते हैं। तो इसी फार्मूला का आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो P बराबर V/I का यूज करेंगे, तो V आपका है 240 इंटू I है आपका 0.6 है। यहाँ पॉइंट वो रहेंगे तो यहाँ आपका 0 आएगा, 0 0 कट जाएगा। यहाँ से आप क्या कीजिए 24 को 6 से गुना कीजिए, 24 6 के आपका आएगा 6 चौक 24, 6 दूनी 12 1 14, ठीक है। आपका आ जाएगा कितना 144 वाट, 144 वाट आपका आएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का फोर्थ है। क्वेश्चन कह रहा है कि 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी। अच्छा क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अगर 80 kg का एक वस्तु है, इसको धरती से 40 मीटर ऊपर उठाना है, ठीक है, 40 मीटर ऊपर ले जाना है, तो उसको औसत और ले जाने आपको टाइम भी दिया है, कितना टाइम 50 सेकंड में 40 मीटर ऊपर ले जाना है। तो कह रहा है इसे कितना पावर यानी शक्ति लगाना होगा। तो देखिए हम पहले देखेंगे कि एच हेड ऊपर जाते हैं तो वर्क कितना करना होगा। तो आप पढ़े होंगे पहले से कि वर्क इसको करना पड़ेगा mgh, ठीक है, mgh वर्क करना होगा एच हेड ऊपर जाने के लिए, ठीक है, एच हेड ऊपर जाने के लिए mgh वर्क करना होगा। और आप जानते हैं कि पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, यानी वर्क बटे टाइम क्या होता है, पावर होता है, शक्ति होता है। इसको हिंदी में कहेंगे कार्य बटे समय, ठीक है, शक्ति यानी पावर कार्य बटे समय होता है, वर्क बटे समय होता है। तो वर्क हम यहाँ से निकाले mgh, ठीक है, तो यहाँ से आपको पावर आ जाएगा वर्क बटे टाइम। तो वर्क आपका यहाँ आ गया mgh बटे क्या आएगा, टाइम आ जाएगा। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। अब यहाँ m का मान रखेंगे 80, g का मान नहीं दिया तो 10 लीजिए, ठीक है, h 40 दिया है और समय आपको दिया है 50 सेकेंड। 50 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कर जाएगा, 16 पंचे 80 कर जाएगा और आपका आएगा 16 चुका 64 पे 1 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 64 पे 1 0 यानी 640 जूल पर सेकेंड। देखिए जूल पर सेकेंड या इसी को हम कहेंगे वाट, ठीक है, जूल पर सेकेंड या वाट, ठीक है, इसी को हम कहेंगे। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा 640। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि ये आपको यहाँ जो नीचे लिखा रहता है ये आपका एटॉमिक नंबर होता है, जो आपका ऊपर यहाँ लिखा रहता है ये तो आपका मास नंबर होता है। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी एटम में आपका जो किसी भी एटम में जो प्रोटॉन होता है, यानी जितना प्रोटॉन होता है वही इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो आपका जेड का वैल्यू कितना है, 6 है। जब एटॉमिक नंबर 6 है तो ये आपका प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं, तो यानी यहाँ प्रोटॉन भी कितना होगा, 6 होगा। जब प्रोटॉन 6 होगा तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब कोई भी एटम न्यूट्रल हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होती है, ठीक है। तो इसमें आपका प्रोटॉन भी 6 होगा और आपका इलेक्ट्रॉन भी
6 ही होगा। और देखिए इसमें न्यूट्रॉन देखा जाए तो न्यूट्रॉन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। तो 12 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा। यानी यहाँ पर प्रोटॉन भी इसमें 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कह रहा है इनमें 12 न्यूट्रॉन, गलत है। बी में है कह रहा है 6 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, ये भी गलत है। सी है 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन है, यही आपका सही है। ऑप्शन आपका सी ही सही है। ठीक है, यहाँ आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, ये होता है आपका मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन। दोनों की ये बात एक ही बात बराबर है। ठीक है, एन बराबर ए माइनस जेड के या पी के है, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है और एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कह रहा है संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सिंपल है, देखिए 3 प्रतिरोध है आपका, ये तीनों आपका किस में है, समांतर क्रम में। ठीक है, तीनों आपका समांतर क्रम में है और इस तीनों का प्रतिरोध क्या है, सेम है। तीनों का प्रतिरोध क्या है, सेम है। ठीक है, 6 ओम है, 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। अब तीनों आपका समांतर क्रम है और प्रतिरोध सेम है, तो यहाँ से आप सीधे निकाल सकते हैं आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट होगा आर बटे एन होगा। एन माना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, तो 1 है 2 है 3 है, 3 है पैरेलल में, तीनों सेम है, तो हम सिंपल निकाल सकते हैं आर बटे एन। तो एन कितना 3 था, 6 को एक प्रत्येक ओम का प्रत्येक रेजिस्टेंस का 6 ओम है, ऐसे ऐसे कितना है 3 है, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, सीधे आपका आ जाएगा कितना 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, यदि आपको ये समझ में नहीं आता है तो इसको तो आप इससे बन ही जाएगा आपका 1/r इक्विवेलेंट बराबर, ये आप क्लास 10th पढ़े होंगे, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, इससे तो आपको बन ही जाएगा। ठीक है, नहीं आपको ये आता है तो इससे आप बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक ग्रह मान ले जिनका द्रव्यमान जिनका द्रव्यमान त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3, यानी कर एक ऐसा ग्रह है जिसका क्या है, द्रव्यमान जो है यानी मास जो है वो पृथ्वी के मास के 1/3 है और त्रिज्या भी क्या है इसका, इस पृथ्वी के त्रिज्या के 1/3 है। ठीक है, तो कह रहा है इस ग्रह पर यानी जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या होगा। देखिए अर्थ पर होता है जी के वैल्यू, याद रखिएगा कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर, ये होता है अर्थ पर जी का वैल्यू। और यहाँ पर हम जी डैश करेंगे, ये कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा जी एम का जो क्या लेंगे m/3 लेंगे, क्योंकि इसका मास m/3 है, बटे आर स्क्वायर, तो आर है आपका r/3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा gm/3 बट्टे r²/9। इससे आप क्या कीजिए, इसको काट सकते हैं 3×9, ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जगह जी डैश बराबर 3gm/r², gm/r², ये किसके बराबर है, ये स्मॉल जी के बराबर है, तो यहाँ से आपका जी डैश आ गया 3g डैश आ गया 3g के बराबर। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3g। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो अब इस क्वेश्चन को 2 बार जरूर बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन करा है कि एक 2 एम्पियर विद्युत धारा 5 ओम प्रतिरोध में समायोजित करते हैं तो कुल आवेश की मात्रा जो प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रभावित होगी। यानी देखिए एक आपका यानी वायर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है और इससे करंट प्रवाहित होते हैं प्रवाहित होते हैं 2 एम्पियर। तो कह रहा है कि 1 मिनट में यानी 1 मिनट में कितने आवेश इससे प्रवाहित होंगे, तो 1 मिनट यानी 60 सेकेंड हो जाएगा, तो 60 सेकेंड में कितने आवेश इससे गुजरेंगे। तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा कि Q बराबर होता है आपका I/T, Q बराबर I/T, यानी आवेश बराबर होता है विद्युत धारा इंटू समय होता है। तो यहाँ से हम Q निकालेंगे, तो आपका I कितना दिया, I है आपका 2 एम्पियर इंटू समय कितना है, समय का 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, तो इससे हम गुना करेंगे तो आपका जगह 120 कूलम, 120 कूलम यानी 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
चलिए हम आगे बढ़ते। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक 800 केजी की कार 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल होगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक कार है जो 800 केजी का है और ये यानी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। ठीक है, तो ये मान लीजिए इनिशियल है, इसको आप क्या कीजिए यानी मीटर पर सेकेंड में बदलिए। तो 90 से हम क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे 5/18 से, तो 18 पंचे 90 आपका जगह यह 5 25 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका इनिशियल स्पीड कितना है 25 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ उसको हम कह सकते हैं यू, यानी इसका स्पीड कितना है 25 मीटर पर सेकेंड है। और ये 5 सेकंड बाद रुक जाती है, यानी फाइनली इसका स्पीड कितना था 0 हो जाते हैं। तो 0 होने में समय कितना लगा, तो 5 सेकंड का समय लगा। देखिए आपका इनिशियल स्पीड यू दिया है, भी पता है हमें और टी भी पता है, तो क्या एक के मान नहीं आएगा, तो आ जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये लगाएंगे हम v बराबर यू प्लस ए टी, भी बराबर यू प्लस ए टी। तो भी आपका 0 है, यू है 25 और आपका ए कितना है, ए आपका है, सो ए नहीं पता हमें, ए के ए रख दीजिए और हमें टी पता है 5 सेकेंड। यहाँ से हम निकालेंगे तो आपका जगह यानी -25 बराबर 5a, तो ये 5 25 आ जाएगा। यहाँ से आपका ए के वैल्यू आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा ए का वैल्यू। अब देखिए माइनस इसलिए लिया है, माइनस आपको ये दर्शा रहा है कि इसका रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, यानी इसका स्पीड धीरे धीरे घट रहा है, इसीलिए आपको ये माइनस दिखा रहा है। ठीक है, जब हम इसका वैल्यू की बात करेंगे, मॉडुलस यानी इसका वैल्यू की बात करेंगे हम, तो ये आपका आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मान इतना आएगा। ठीक है, माइनस आपको ये दर्शा रहा है कि इसका स्पीड घट रहा है। तो ये आप हमें मालूम हो गया 5, और देखिए एम हमें मालूम है, तो यहाँ से हम फोर्स निकालेंगे F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। तो एम आपका है कितना 800 केजी है और ए आपका है कितना, तो ए आपको अभी निकाला है कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसको गुना कर देंगे तो आपका आएगा 8 पंचे 40, यानी ये आपका आएगा 4000 न्यूटन। तो कितना फोर्स लगाया होगा, 4000 न्यूटन फोर्स लगाया होगा, तब ये कार जाकर रुका होगा। ऑप्शन आपका सी होगा, ऑप्शन सी होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन 10 है और इस टाइप का क्वेश्चन आपका इस बार एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बीपीएससी एग्जाम में आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन यह है, कह एक प्रतिरोध की लंबाई L है, यानी एक रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ L है और उसके अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल A है, यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और प्रतिरोध R है और इसका रेजिस्टेंस R है, यानी एक आपका क्या है रेजिस्टेंस है जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है A है और इसका रेजिस्टेंस कितना है R है। ठीक, अब करें क्वेश्चन कि एक अन्य प्रतिरोध जो उसी पदार्थ से बना है और उसकी लंबाई क्या है, उसकी लंबाई L/2 है, यानी इसकी लंबाई इसका आधा है। ठीक, और इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल इसका दोगुना है। तो करें इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो चलिए हम पहले इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा R बराबर रो इंटू L/A होता है। ठीक, R बराबर रो इंटू L/A, यहाँ हम करेंगे R बराबर में R डैश बराबर रो इंटू L, L की जगह L/2 है इंटू A, तो A की जगह कितना है 2A है, 2A है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका फाइनली आ जाएगा, यहाँ हम लिखते हैं एक सेकेंड, ये आपका आ जाएगा फाइनली रो इंटू L/4A आ जाएगा, रो इंटू L/4A आ जाएगा, यानी यहाँ R आया था रो इंटू L/A और यहाँ आपका R डैश आया है रो इंटू L/4A आया है। ठीक है, 4A आया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू रो इंटू L/A और ये R के बराबर ही है, R के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो R डैश है ये आपका R/4 के बराबर है, R/4 के बराबर है। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका R बराबर रो इंटू L/A, R बराबर रो इंटू L/A। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी पर आपका ये क्वेश्चन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 11 है, क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है तो प्रतिदिन 3 घंटे जलाया जाता है, तो उसके द्वारा 30 दिनों में
उपयुक्त कुल ऊर्जा होगी, 30 दिनों में कुल ऊर्जा होगी। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयरन है, ये आपका इसका कितना क्षमता है, इसका है 1000 वाट, यानी ये यूज करता है, ठीक है। तो 1000 वाट का है ये, ठीक है, एक आयरन, और ये प्रतिदिन 3 घंटा चलाते हैं। ऐसे ही करा 30 दिनों में, तो ये आपका तो एक दिन का आया, इसमें हम गुना कर देंगे 30 से, ये 30 दिनों का खपत है। तो आपका जाएगा कितना, आपका 30 या 90 पर आपका ये 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। इतना वाट आवर आया। यहाँ क्या पूछ रहा है, कितना किलो वाट आवर, ठीक है। तो किलो वाट आवर बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से इसमें डिवाइड कर देंगे। ये आपका ये 3 जीरो उड़ जाएगा, ये आपका बचेगा 90, यानी आपका आ गया कितना 90 किलो वाट घंटा। और देखिए 90 किलो वाट घंटा गया, और 1 किलो वाट घंटा क्या होता है, 1 किलो वाट घंटा ही 1 यूनिट के बराबर होता है। तो इसको कह सकते हैं ये 90 किलो वाट घंटा के बराबर है या 90 यूनिट के बराबर है। तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिलियन ए का पीएच मान 6 है, बिलियन बी का पीएच मान 8 है, और बिलियन सी का पीएच मान 2 है। तो कह रहा है किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो पहले आपको पीएच मान जानना होगा। पीएच मान कैसे निकालते हैं, तो सिंपल आपका देखिए पीएच मान निकालते हैं हम लोग। पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन होता है, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन होता है। यहाँ से हम यदि H प्लस आयन हम निकालेंगे तो हम इसको करेंगे H प्लस आयन बराबर आपका हो जाएगा, H प्लस आयन बराबर आपका हो जाएगा 10 के पावर माइनस PH, 10 के पावर माइनस PH। तो इसको आप ध्यान रखिए। तो यहाँ से हम H प्लस आयन कैसे निकालेंगे, तो 10 के पावर माइनस पीएच होता है। तो जब पीएच मान 6 है तो यहाँ पर आपका ए का जो H प्लस आयन आएगा वो कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 10 के पावर माइनस 6 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा H प्लस आयन आपका आ जाएगा 10 के पावर माइनस 8 आ जाएगा। और यहाँ सी का कितना आएगा, तो सी का आपका आ जाएगा H प्लस आयन 10 के पावर माइनस 2 आ जाएगा। अब बताइए 10 के पावर माइनस 6 बड़ा है कि 10 के पावर माइनस 8 बड़ा है कि 10 के पावर माइनस 2 बड़ा है। आप लोग बताइए इसमें कौन बड़ा है, यानी कौन अधिक है। तो आप लोग को क्या लगता है कौन अधिक है, तो ये आपका 10 के पावर माइनस 2 सबसे अधिक है, ठीक है, 10 के पावर माइनस 2 सबसे अधिक है। तो यानी ये किसका है, तो ये सी का है। तो यानी सी बिलियन का सांद्रता H प्लस आयन की सांद्रता सबसे अधिक है। सी बिलियन में H प्लस आयन की सांद्रता सबसे अधिक है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आएगा, यानी सी होगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए होगा लेकिन सी बिलियन होगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान संख्या 298 है, यानी मास नंबर कितना है 298, यानी ए के वैल्यू आपका 298 है। और कह रहा है उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो 189 है। तो कह रहा है उसकी परमाणु संख्या ज्ञात करे, परमाणु संख्या ज्ञात करें। तो आप लोग को हम कुछ देर पहले बताए थे एक फार्मूला कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फार्मूला आपका क्या, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कहते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। तो देखिए आपका यहाँ से आ जाएगा n बराबर a माइनस जेड आ जाएगा। तो यहाँ से हम जेड निकाल सकते हैं। आपका जेड बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को माइनस करेंगे तो आपका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम जेड निकाल सकते हैं। जेड बराबर आपका आ जाएगा ए माइनस एन, तो ए आपका 298 है, माइनस एन आपका 189 है। इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 109 आ जाएगा, 109 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 का है, क्वेश्चन कर रहा है कि 30 केजी द्रव्यमान के एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक गति से चल रही है, यानी किसी ऑब्जेक्ट का वेट यानी द्रव्यमान यानी मास कितना है 30 केजी है, और इसका इनिशियली यानी प्रारंभिक यानी इनिशियली स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकंड है। तो कह रहा है इसके ऊपर 60 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाता है, तो उसे रुकने में कितना समय लगेगा। अब देखिए कर एक ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, इसका स्पीड इनिशियली है 20 मीटर
पर सेकेंड है। ठीक है, अब करा है इस पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं रोकने के लिए। कितना बल लगा रहा है इस पर, बल लगा रहा है रोकने के लिए, खींच रहा है इस मतलब 60 न्यूटन का बल से वो खींच रहा है, यानी मंदक बल इस पर लगा रहा है। तो करा उसे रोकने में कितना समय लगेगा, तो आपको बल दिया गया है। ठीक है, तो रुकेगा तो इसका स्पीड अभी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है। जब रुकेगा तो इसका स्पीड क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी आपका इनिशियल स्पीड दिया है कितना 20 मीटर पर सेकेंड, और जब वो रुकेगा तो इसका स्पीड कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब रुकेगा तो इसका स्पीड कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 सेकेंड v बराबर u प्लस ए टी लगाने के लिए पहले आपको a मालूम होना चाहिए। ठीक है, हम पहले a निकाल लेते हैं, तब इसका हम यूज करेंगे। पहले हम a निकाल लेते हैं। a हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है, a निकालेंगे f बराबर एम एस से, f बराबर एम एस से। f आपको कितना दिया, 60 न्यूटन दिया है। m आपको दिया कितना, 30 kg दिया है। तो यहाँ से a निकालेगा 30 दूनी 60, यहाँ से आपका a का वैल्यू आ गया कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का मान हमें आ गया, यानी एक्सेलेरेशन आ गया। तो आप सिंपल है क्या करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी फॉर्मूला को यूज करेंगे। v जब रुकेगा तो इसका फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा। इनिशियल स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड आपका 20 मीटर पर सेकेंड, और ये हम निगेटिव में लेंगे क्योंकि ये आपका कह रहा है कि इसको रोकने के लिए फोर्स लगा रहा है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम ए को निगेटिव में लेंगे। तो ये आपका 2 है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से t निकाल लेंगे, आपका आ जाएगा 20 बराबर 2t, 2 से काट दीजिए, आपका आ जाएगा t बराबर 10 सेकेंड, t बराबर आपका आ जाएगा 10 सेकेंड। तो ऑप्शन आपका क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोग को अभी तक समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड की समान वेग के साथ गतिमान है, तो कह रहा वस्तु द्वारा लगाए गए गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यानी सिंपल है, कह रहा गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 यानी हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, हाफ m कितना है, m आपका 20 है, m इंटू v², v कितना 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हम डायरेक्ट लिखते हैं। 2 से काटेंगे आपका 10 आ जाएगा, तो 25 दिन का 250 जूल, यानी 250 जूल होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ से आप 2 फार्मूला याद रखिएगा, एक है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 यानी हाफ mv², ये हो गया। और एक याद रखिए, यानी मोमेंटम का ये होता है आपका m इंटू भी होता है, मोमेंटम p बराबर m इंटू भी होता है, इससे भी ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए एल्काइन, इसको इंग्लिश में लिखिएगा तो ALKYNE होगा। अब जब भी आपका Y लगा है यहाँ पर YNE है, तो यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ये आपका हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करती है, और अगले चरण में 2 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करती है। तो कह वस्तु की औसत गति क्या होगी, यानी एवरेज स्पीड क्या होंगे। तो आप लोग जानते होंगे एवरेज स्पीड होता है आपका, यानी टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है। तो यहाँ हम निकालेंगे एवरेज स्पीड, तो आपका टोटल दूरी कितना होगा, तब 15 मीटर दूरी है, प्लस अगला कितना है, अगला 15 मीटर है, तो 15 प्लस 15 होगा, बटे समय टोटल कितना होगा, 4 सेकेंड यहाँ लगा है और 2 सेकेंड यहाँ लगा है। तो ये आपका जगह 30/4 2 6 6 5 30, आपका जगह 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एवरेज स्पीड कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। सही से देखिए, ऑप्शन सी है आपका, 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 100 kg यानी 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 17 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, तो कह रहा वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इसका स्पीड कितना था, पहले 5 मीटर पर सेकेंड था, ये कितना हो गया, ये हो गया 17 मीटर पर सेकेंड, और कितना समय होगा,
तो 6 सेकेंड समय लगा था होने में। तो ये आपका हो गया इनिशियल स्पीड, ये आपका हो गया फाइनल स्पीड, ये आपका टाइम है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ए निकालेंगे, v बराबर u प्लस ए टी फार्मूला से, ठीक है। v आपका हो जाएगा यहाँ पर 17, u हो जाएगा आपका 5, ए हमें नहीं मालूम है, टी हमें मालूम है 6। इसको इधर कीजिए, आपका जगह 17 में से 5 12 बराबर 6 से ए का मान यहाँ अगर 6 दूनी 12, यहाँ से आपका आ गया ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। यानी हमें यहाँ से ए मालूम हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें बल चाहिए पता, तो ए बराबर आपका एम इंटू ए होता है, ए बराबर एम इंटू ए होता है। ए आपका कितना है 100 है, सॉरी ए नहीं, सॉरी मास कितना है 100 है और ये 2 है। ये आपका जगह 200 न्यूटन, ए बराबर आपका जगह 200 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कर रहा है कि 200 ग्राम यानी कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 200 ग्राम है, और कह रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है 10 जूल है। तो कह रहा है इसका संवेग यानी मोमेंटम क्या होगा। देखिए आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए आपको हम अभी बता देते हैं। देखिए P बराबर होता है P बराबर √ 2 के ई यानी काइनेटिक एनर्जी, 2 गुने काइनेटिक एनर्जी इंटू मास होता है, ठीक है। इस रिलेशनशिप को आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, इसे आप याद रखिएगा। P बराबर √ 2 के ई एम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम P निकाल देंगे, यहाँ से आपका जगह P बराबर तो √ 2 काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपका 10 जूल दिया है इंटू मास आपका कितना है 200 ग्राम है। तो हम ग्राम में नहीं लेंगे, किस में लेंगे केजी में। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे 3 जीरो, ये आपका 3 जीरो कट जाएगा, ये आपका जगह 2 दूनी 4। तो यहाँ से आपका जगह P बराबर √ 4, ये आपका जगह कितना 2 मीटर, सॉरी 2 kg मीटर पर सेकेंड, 2 kg मीटर पर सेकेंड, ये आपका जगह 2 kg मीटर पर सेकेंड, ये आपका मोमेंटम आ गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप एक फार्मूला याद रखिए, यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन जो होता है याद रखिए, P बराबर √ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन करा है एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई यानी यूनिट की बिजली खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितनी ऊर्जा होगी। देखिए क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन करा है कि एक घर में 5 दिनों में 100 यूनिट बिजली की खपत होती है, ठीक है। 100 यूनिट बिजली की खपत होती है। 100 यूनिट का अर्थ ये हुआ, इसको हम कह सकते हैं 100 किलोवाट आवर, इतना बिजली खपत होती है, क्योंकि एक यूनिट 1 किलोवाट के बराबर होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा को ही हम क्या कहते हैं 1 यूनिट कहते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और आप एक चीज़ जानते होंगे कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये आपका होता है 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल के बराबर होते हैं। यानी 1 किलोवाट घंटा में जो एनर्जी होते हैं जूल होते हैं, ये होता है आपका 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल होते हैं। यहाँ कितना है, तो यहाँ आपका 100 यूनिट है यानी 100 किलोवाट घंटा है। तो हम क्या करेंगे 100 किलोवाट घंटा में 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल से गुना कर देंगे। तो ये आपका जगह 3.6 गुने 10⁸ जूल, क्योंकि यहाँ पावर 2 होगा, 100 है तो 10⁻2 होगा, ये आपका पावर यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये आपका जगह 3.6 गुने 10⁸ जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन करा है कि ये जो आपका रिएक्शन दिया है, करा ये कौन सी अभिक्रिया यानी कौन सी रिएक्शन है, कैसे हम पता करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो आपका Mn है, यहाँ पर Mn का देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए आपको यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं है तो इसको x मान लीजिए, ठीक है। आप अगर प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है और 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ करेंगे तो आपका आ जाएगा x बराबर +4 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमें पता चल गया Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। और यहाँ देखिए तो यहाँ पर आपका कितना होगा, तो यहाँ पर आपका Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी
Mn का ऑक्सीडेशन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। यहाँ आप चलिए HCl में चलिए, यहाँ पर क्लोरीन का -1 है, यहाँ पर आपका क्या है 0 है। ठीक है, ये सब आप ऑक्सीडेशन नंबर आप क्लास 11th में ही पढ़े होंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम इतना अभी बताने लगेंगे तो आपको समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका यहाँ पर देखिए Mn का ऑक्सीडेशन 4 है, यहाँ पर 2 है, यानी Mn का ऑक्सीडेशन यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता हो तो उसको बोलते हैं हम रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी रिडक्शन हो रहा है, तो Mn का रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ देखिए क्लोरीन का -1 है, यहाँ पर 0 है, तो -1 से 0 हुआ है, यानी क्या हुआ, बढ़ गया है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Mn का रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता हो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये कैसा रिएक्शन है, तो यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उस अभिक्रिया को, उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 2 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। चलिए आपको इंग्लिश में समझाते हैं। ठीक है, कह रहा है आपका कि एक आपका 2 कूलम आवेश है, यानी ठीक है, और इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में करा कितना वर्क करना होगा। ठीक है, कितना वर्क करना होगा। देखिए, तो आपका दोनों पॉइंट के बीच का आपका यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, डेल्टा भी आपको दिया है, ये कितना है, तो ये आपका 10 वोल्ट दिया है। और आपका चार्ज जो है आवेश, ये आपको दिया है कितना है, 2 कूलम है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं वर्क बराबर आपका जो होगा Q इंटू डेल्टा भी, Q इंटू डेल्टा भी। तो याद रखिएगा, वर्क बराबर होता है आपका फॉर्मूला Q इंटू डेल्टा बी। और इस फार्मूला पर इस बार BPSC में आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी था 9 to 10 में। इसी फार्मूला पर इसी टाइप का क्वेश्चन, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको इस बार पूछा गया था। ठीक है, आप जाकर क्वेश्चन बैंक को देखिए, आपके एग्जाम में इस बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप याद रखिए, वर्क बराबर होता है आपका Q इंटू डेल्टा बी होता है। तो हम यहाँ से वर्क निकालेंगे, Q कितना दिया है, Q आपको चार्ज दिया है कितना, 2 कूलम दिया है, इंटू डेल्टा भी कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है। यहाँ से आपका जगह वर्क बराबर 20 जूल, वर्क बराबर 20 जूल, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो क्वेश्चन कोई भी आपका भारी नहीं है, हार्ड नहीं आया है, सिर्फ आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, यदि आपको फार्मूला पता है, थोड़ा बेसिक पता है, तो क्वेश्चन को आराम से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका इस बार BPSC एग्जाम में पूछा गया था क्लास 9 to 10 में। आप जाकर देखिए, क्वेश्चन बैंक में सेम टू सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन सेम है। ठीक है, डाटा आपका चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन आपका सेम पैटर्न पर पूछा गया था। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 3 kg की एक बंदूक से 150 मीटर प्रति सेकंड की वेग से क्षैतिज रूप से दागी जाती है, तो कह रहा पिस्तौल का प्रक्षेपित वेग कितना होगा। आप जानते होंगे या देखे होंगे कि जब आप बंदूक चलाते हैं तो बंदूक से जब गोली निकलते हैं आगे की ओर, तो आपका बंदूक भी पीछे की ओर थोड़ा धक्का मारता है। ऐसे क्यों होता है, तो ऐसे होता है आपका यानी न्यूटन के 3rd लॉ के कारण। ठीक है, न्यूटन के 3rd लॉ यहाँ पर काम करता है। ठीक है, और ये जो आपका काम करता है, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका संवेग कंजर्व होगा, यानी संवेग का संरक्षण हो जाएगा, नहीं मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। ठीक है, तो सिंपल है, क्या करेंगे हम मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, यानी आपका हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर यहाँ आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर m1 क्या है, m1 आपका यानी हम इसी के लेते हैं, चलो बंदूक को लेते हैं, तो m1 की जगह हम 3 kg लेते हैं, 3 kg इंटू v1, इसका स्पीड दिया कितना, बंदूक का नहीं दिया, सॉरी बंदूक का नहीं दिया, तो मान लेते v1 है। ठीक है, प्लस m2 आपका 40 ग्राम है, उसको आप क्या कीजिए kg में बदलिए, 1000 से डिवाइड कर देंगे, इंटू v2, ये आपको दिया है गोली का स्पीड है कितना 150 मीटर पर सेकेंड बराबर 0 हो जाएगा। 1 0 कटेगा, ये 0 कटेगा, हम यहाँ से काट सकते हैं 5 से 5 दूनी 10,
5 तिया 15 काट दीजिए, 2 दूनी 4, ये आपका आएगा 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, यहाँ से आपका आएगा 3v1 बराबर -6, यहाँ से काट दिए 3 दूनी 6, आपका v1 बराबर आपका आ गया -2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड, यानी आपका पिस्तौल का प्रक्षेपित वेग आ गया जो पीछे की ओर यानी धक्का मारता है, ये आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका इस बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन करा है कि एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है और यह 3 मीटर की तरंग दैर्घ्य पैदा करता है, तो इस प्रश्न में ध्वनि का वेग की गति क्या होगा, सॉरी तरंग की गति क्या होगा। सिंपल है, देखिए ध्वनि का वेग क्या होता है आपका v बराबर एफ लैम्डा, v बराबर एफ लैम्डा। v क्या है, ये आपका है यानी स्पीड ऑफ साउंड। f क्या है, f आपका फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है, ये आपका वेव लेंथ है। तो यहाँ निकाल सकते हैं v बराबर एफ लैम्डा। f आपका दिया है कितना 600 हर्ट्ज दिया है, इंटू लैम्डा आपको कितना दिया 3 मीटर दिया है, तो ये आपका जगह कितना 6 3 1800 मीटर पर सेकेंड, 1800 मीटर पर सेकेंड यहाँ से आपका आ जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, 1800 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए होगा 1800 मीटर पर सेकेंड। क्या रखना है, याद रख आपको v बराबर एफ लैम्डा याद रखना है। ठीक है, v बराबर एफ लैम्डा। तो जितने भी फार्मूला अभी तक आपको बताए हैं सभी फार्मूला को आप कॉपी पर लिख लीजिए और फार्मूला को आप याद कर दीजिए, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन करा है कि एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम है। अब देखिए आपको आवेश ही दिया है, यानी चार्ज आपको दिया है, कितना वो प्रवाहित हो रहा है 300 कूलम हो रहा है, और आपको दिया है कि इसमें कि कितना करंट प्रवाहित हो रहा है, तो आपका 0.5 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है। तो करा फिलामेंट के द्वारा प्रवाहित होता है, तो समय ज्ञात कीजिए, यानी कितना समय लगा होगा 300 कूलम चार्ज यानी आवेश से प्रवाहित होने में। तो फिर यही हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी, इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ से आपका T बराबर आपका आ जाएगा Q बटे I आ जाएगा, Q बटे I। तो Q आपका कितना है 300 है, बटे I है 0.5, इसे पॉइंट उड़ाएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 से काटिए 5 सेकेंड 30, ये आपका आ जाएगा 600 सेकेंड, 600 सेकेंड। टाइम आपका कितना 600 सेकेंड, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन करा है कि 6 ओम प्रतिरोध वाले तार को दोगुने कर दिया जाता है। देखिए करा 6 ओम प्रतिरोध वाला तार को दोगुने कर दिया जाता है, लेकिन मोड़ करके। तो करा फिर तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा आपको समझना होगा। क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा है कि 6 ओम प्रतिरोध वाले तार को दोगुना करते हैं लेकिन मोड़ करके, यानी कहने का ये हुआ कि यदि मान लीजिए ये पहले तार ये था, ठीक है, इतना बड़ा वाला तार है ये, इसका प्रतिरोध कितना है 6 ओम है। ठीक है, तो इसी तार को क्या करते हैं मोड़ करके दोगुना करते हैं, यानी इसको मोड़ दिया तो मोड़ेंगे तो यहाँ आधे से मुड़ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो यानी तार ये था इतना बड़ा पहले, लेकिन इसको मोड़ दिया ऐसे, दोगुना करने का ये ना कि उसको लंबाई करके दोगुना कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन ये नहीं कर रहा है कि उसको खींच करके दोगुना करते हैं, ये कह रहा है कि प्रतिरोध वाले तार को दोगुना करते हैं लेकिन मोड़ करके। कहने का अर्थ ये हुआ कि उसको दोहरा देते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ ये हुआ कि इसको दोहरा देते हैं। तो देखिए इसका लंबाई पहले यदि L होगा तो अब इसका लंबाई कितना हो जाएगा, इसका लंबाई अब L/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2L मत करना, गलती हो जाएगा, ये कितना होगा इसका लंबाई 2L हो जाएगा। ठीक है, ये आपको भले हम दिखाएं अलग अलग, लेकिन आपको ये ऐसा है यानी मोटा हो जाएगा। ठीक है, जब ये मुड़ेगा एक साथ हो जाएगा आपको मोटा हो जाएगा। तो यानी लंबाई तो हो गया आपका L/2, लेकिन इसका एरिया यदि पहले A था तो अब इसका एरिया हो जाएगा 2A हो जाएगा। ठीक है, यानी एरिया इसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, स्वाभाविक बात है कि तार मान लीजिए एक हरा था तो इतना पतला था, इसको दोहरिया करेंगे तो ये मोटा हो जाएगा। ठीक है, मोटा हो जाएगा, तो इसका लंबाई L/2 हो जाएगा और इसका यानी एरिया आपका 2A हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका नया प्रतिरोध बनेगा, नया प्रतिरोध इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका रो इंटू L। तो L आपका L/2 है इंटू A है, तो ए जाएगा आपका 2A है, ये आपका आ जाएगा रो इंटू L/4A आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो आपका नया रेजिस्टेंस आया ये पहले का 1/4 आया है, R/4 के बराबर आया है। ठीक है, तो R आपको दिया है कितना 6 ओम है, तो बटे हम 4 करेंगे तो ये आपका जगह डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये आपका जगह 1.5 ओम। तो आपका नया रेजिस्टेंस हो जाएगा
1.5 ओम, ऑप्शन नंबर सी होगा 1.5 ओम। तो इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना होगा, तभी क्वेश्चन को आप बना पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है। तो कह रहा है सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। यानी कहने का अर्थ हुआ कि विभवांतर यानी भी आपका कितना है, वोल्टेज 12 वोल्ट है, और कह रहा किया गया कार्य यानी डेल्टा भी आपका 12 वोल्ट है, किया गया कार्य यानी वर्क आपका कितना है 60 जूल है। तो कह रहा है सर्किट में आवेश ज्ञात कीजिए यानी चार्ज ज्ञात कीजिए क्यू। तो सिंपल है, क्या करेंगे, डब्ल्यू बराबर आपका हो जाएगा क्यू इंटू डेल्टा बी। डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू डेल्टा बी। डब्ल्यू यानी वर्क आपको दिया है 60 जूल, ठीक है, वर्क आपको 60 जूल दिया है। तो यहाँ से हम क्यू इंटू डेल्टा भी आपको कितना दिया है 12 दिया है, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्यू आ जाएगा 5 कूलम, ठीक है, क्यू आ जाएगा 5 कूलम। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 5 कूलम। तो फिर आप याद रखिए फिर आप याद रखिए वर्क बराबर यानी डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू डेल्टा भी। इस फॉर्मूला को याद रखिए, इसी फॉर्मूला पर यह क्वेश्चन बेस्ड था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकंड है और उसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है। तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। सिंपल है, क्या करेंगे, v बराबर एफ लैम्डा फॉर्मूला को यूज करेंगे। v बराबर एफ लैम्डा। v क्या है, तो ध्वनि तरंग की गति है, ये आपको कितना दिया है 340 दिया है। एफ लैम्डा, एफ दिया है कितना, एफ हमें नहीं मालूम है, एफ तो निकालना ही है, इनटू लैम्डा यानी वेवलेंथ दिया है कितना 2 सेंटीमीटर दिया है। तो आप ध्यान रखिएगा यूनिट का भी ये सेंटीमीटर में है, उसको हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, देखिए थोड़ा सा आपको आसान हम तरीका बताते हैं कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस 2 को इधर डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 17 दूनी 34 यानी 170। यहाँ आप गुना कीजिए कोना कुनी, तो ये आपका आ जाएगा एफ बराबर 170 पर 2 जीरो यानी एफ बराबर आपका आ जाएगा 17 पर 3 जीरो, 17 पर 3 जीरो यानी 17,000 हर्ट्ज। 17,000 हर्ट्ज किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है, 17,000 हर्ट्ज। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिए, v बराबर एफ लैम्डा, इसी से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा। क्या है आपका एल्केन, देखिए एल्केन है, इसको आप इंग्लिश में लिखिएगा तब आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। क्या है, एल्केन है। यहाँ पर क्या आपका ए है, जब आपका यहाँ पर ए आया हो तब समझिएगा कार्बन के बीच आपका सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, 2 कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और जब सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका फॉर्मूला आपका आ जाएगा CnH2n+2 आ जाएगा, CnH2n+2 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका एल्केन का सूत्र। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 है, देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपका यानी क्लास 9 10th के लिए था, ये आपका 11 12th में भी काम आएगा, यानी जिसका भी फिजिक्स सब्जेक्ट है उसको आपका 11 12th में ये क्वेश्चन काम आएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, हम देखें 11 12th में का जो जिसका फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। क्वेश्चन करा है कि द वैल्यू ऑफ अ चार्ज Q at the center of 2 equal and like charge Q so that their 3 charges are in equilibrium। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि आपका 3 चार्ज है, ठीक है, तो 2 चार्ज आपका है Q है, ठीक, और इसके मिडल में बीच में एक स्मॉल Q चार्ज है, और कर ये तीनों सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। आप जानते होंगे जब सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम होता है तो उसमें आपका नेट फोर्स सिस्टम पर क्या होता है, 0 होता है, तभी तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 होता है, ठीक है। किसी पॉइंट पर भी नेट फोर्स 0 होगा। तो देखिए इसको आप मान लीजिए, ये दूरी मान लीजिए क्या है, x है, ये दूरी भी x होगा, तो यहाँ से हम टोटल कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, यह मान लिया है। अब क्या कीजिए, इसी पॉइंट पर इसी चार्ज पर आप नेट फोर्स निकालिए,
ठीक है, नेट फोर्स निकल गया, जीरो कर दीजिए इसको। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे इस चार्ज और इस चार्ज के कारण तो आपका इधर यहाँ फोर्स लगेगा कितना, ये आपका लगेगा के Q1 इंटू तो Q2, तो Q स्क्वायर हो जाएगा बट्टे R स्क्वायर। इसके बीच की दूरी कितना है, 2x है, ध्यान दीजिए 2x है, तो 2x का स्क्वायर करेंगे 4x के बराबर हो जाएगा, 4x हो जाएगा 4x स्क्वायर सॉरी, तो के Q स्क्वायर बटे 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखिए इस दोनों चार्ज के द्वारा फोर्स लगेगा, इधर ही लगेगा, ये कितना लगेगा, ये लगा आपका लगेगा के कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बट्टे R स्क्वायर इन x स्क्वायर बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, बराबर जीरो हो जाएगा। तो अब तो नेट फोर्स यहाँ पर जीरो होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स हम जीरो कर दिए, यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका जगह के कैपिटल Q स्क्वायर बट्टे 4x स्क्वायर बराबर माइनस के कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बट्टे x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर काट देंगे, कैपिटल Q से एक काट देंगे, के से एक के काट देंगे, यहाँ से आपका जगह स्मॉल q बराबर माइनस कैपिटल Q बटे 4, माइनस कैपिटल Q बटे 4, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके इस बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन यह क्लास 11-12 वाले में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन 30 है और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द एनर्जी डेंसिटी एट द पॉइंट इन अ वैक्यूम वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई विल बी, यानी कह रहा है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो वहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो ये सिंपल आपका फार्मूला है, इसे आप याद रखिएगा। U बराबर का होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, इस ये फार्मूला ही होता है, इसे आप याद रखिए। यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो देखिए आपको तो ये सभी क्वेश्चन था आपका क्लास 6 to 8 और क्लास 9 to 10 के लिए। ठीक है, क्लास 6 to 8 और क्लास 9 to 10 के लिए था। और जो आपको नेक्स्ट क्लास में ध्यान दीजिए, आपको हम नेक्स्ट क्लास में क्लास 11-12 के लिए, क्लास 11-12 और जो फिजिक्स सब्जेक्ट्स है, ठीक है 11-12 और जो इसका फिजिक्स से क्वेश्चन होंगे, इसके लिए हम फिजिक्स का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, 11-12 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आपको यानी कल हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे क्लास 11-12 का। ठीक है, तो इस वीडियो को आप क्लास 9-10 वाला दे सकते हैं, क्योंकि जो इस बार आपका 9-10 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन था जो आपका 11-12 के सिलेबस से क्वेश्चन था। तो जब 11-12 का क्वेश्चन करवाएंगे तो आप जो 9-10 का स्टूडेंट है साइंस का, तो ये भी स्टूडेंट इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।